तारिक, अब आप बनारस से जौनपुर पहुंच चुके हैं, वहां का क्या कुछ नजारा है, लोगों में क्या जोशो खरोश है? 3 घंटे से कुछ ज्यादा की वोटिंग और बची है, लोगों का क्या कुछ कहना है, जौनपुर वालों का? देखिए, मैं बता दूं आपको कि बनारस से यहाँ तक का सफ़र मुख्तलिफ मनाजिल से और मुख्तलिफ मनाजिल से गुजरता हुआ यहाँ पर आया हूँ मैं। जी। लेकिन वो जो एक माहौल था बनारस में, वाराणसी में, उसका कहीं उसमें कुछ कमी देखी जा रही है जौनपुर तक आते आते। जौनपुर का हुसैनाबाद इलाका है ये, जी। और हुसैनाबाद इलाके की ये सदर सीट है, तो जाहिर है कि बड़ी अहम सीट तस्वुर की जाती है। ये भी कुछ वोटर हमारे साथ ज़रूर हैं। तारिक, उनसे ये हम भी बात बहुत करके दिलचस्प देखते है, आप हैं लखनऊ कि के हुसैनाबाद से जौनपुर के हुसैनाबाद पहुंच चुके हैं। हाँ, बड़ा दिलचस्प मंजरनामा है ये हो रहा भाई। क्या कुछ चाहिए जौनपुर को, और किन मौजूआत को सामने रखते हुए आप वोट कर रहे हैं? क्या कुछ जौनपुर को विकास चाहिए, जो कि विकास नहीं हुआ है। हमारा मेडिकल कॉलेज 17 में आया था, जो कि 17 से अभी तक पेंडिंग में है। हमारे कई फ्लाईओवर अभी तक पेंडिंग में हैं, जो 17 में पास हुए, तो पहले वाले काम को भी वर्तमान सरकार ने नहीं किया। इसलिए हमें बदलाव के लिए हमने वोट दिया है। बदलाव के लिए वोट दे रहे हैं? अच्छा, देखिए, एजुकेशन को लेके हमने बनारस से यहाँ तक का सफ़र किया, बहुत से लोगों से बात की है सुबह से। लोग जो कहते हैं कि ज़िंदगी की जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, कारोबार नहीं हो पा रहे हैं। एजुकेशन तो जौनपुर की नुमाइंदगी कर रहे हैं आप, जाहिर है कि ये जवान तबका है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, एजुकेशन में सरकार पूरी तरीके से फेल थी। जिस तरीके से कोरोना में सबसे पहले रैलियां में बच्चे रैलियां जब होती हैं तो स्कूल बंद कर दिया जाता है, और फिर कोविड नहीं होता है रैलियों के लिए। और जब स्कूल पीरियड चलता है तो कोविड के तरह के नियम आ जाते हैं। आप सारी रैलियों में देख लीजिए, स्कूल बस आपको मिलेंगी पीली पीली। लेकिन तारिक, हजारों हजार बच्चे यूक्रेन जा रहे हैं मेडिकल पढ़ने के लिए। एजुकेशन पे कोई काम नहीं किया है, ना शिक्षा पे किया है, ना रोजगार पे किया है। बड़ा अहम सवाल कर रहे हैं। देखिए, हमारे एंकर वो कह रहे हैं कि हज़ारों बच्चों को यूक्रेन जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, तो जाहिर है कि ये बड़ा चुभता हुआ सवाल है और इसके बड़े जाविये हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? अब देखिए, यूक्रेन में अगर मेडिकल हम 20 लाख में कर लेते हैं, यहाँ पे 2 करोड़ भी में हमारा डोनेशन लग जाता है, तो क्या करेगा आदमी? अब आप बताइए, मिडिल फैमिली MBS बनाना होगा मुझे अपने बच्चों का, मैं अपने भाई को, तो 20 लाख में जब वहाँ हो जा रहा है, उससे बेहतर सुविधा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ आप डोनेशन दे देंगे तब भी नहीं हो पाएगा। तो बेहतर वो है कि ये है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। जाहिर है कि ये कहीं ना कहीं आपका एहसास है। अम्मा, लोग कहते हैं कि बड़ी महंगाई बढ़ गई है, गैस महंगा हो गया है, दूसरी चीज़ें बड़ी महंगी हो रही हैं, आपका क्या मानना है? मेरा वोट नहीं पड़ रहा है। ये अभी वोट नहीं पड़ा, क्या हुआ? आपको प्रॉब्लम क्या है? एक सिलसिले में वोट है, वोट के सिलसिले में आपका वोट क्यों नहीं पड़ा? कहा था कि आपको वोट पड़ गया। पहले ही पड़ गया आपका वोट? हाँ। तो देखिए, ये बड़ा अहम मसला है कि कुछ लोगों की शिकायतें ऐसी हैं कि वो वोट डालने जाते हैं तो उनसे कहते हैं आपका वोट पड़ चुका है। क्या नाम है आपका? शमसुन्निसा है ये, देखिए। और ये निशा ये कह रही हैं कि जब इन्होंने वोट डालने की कोशिश की तो इनसे कह दिया गया कि आपका वोट पड़ चुका है। तो फिर आपने उनसे कहा नहीं कि मैंने नहीं डाला है? तो हाँ, कहा था ना, आप सरकारी नौकरी, हम सरकारी नौकरी नहीं करते हैं। हम वोट देने हमको लौटा दिए 2 बार। 2 बार लौटा दिया? हाँ। मैं इनके साथ गया कि आप मतलब कहाँ है, फिर इन्होंने कहा कि आपका PB से हो गया, बैलेट पेपर से हो गया। फिर हमने उनसे पूछा BLO से, BLO कहे कि हम नहीं डलवाए हैं। फिर दूसरी बार हम गए पीठासीन अधिकारी से, कह रहे हैं सेक्टर मजिस्ट्रेट से बात करिए। यहाँ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। सेक्टर मजिस्ट्रेट का नंबर लिए हैं, फ़ोन यहाँ अलाउड नहीं है। बाहर जाके बात कर रहे हैं कि देखें समस्या आया कौन। जब इन्होंने वोट नहीं डलवाया, BLO नहीं डलवाया, तो डलवाया कौन? ये ना 80 साल की हैं, ना विकलांग है, ना सरकारी नौकरी है, तो इनका वोट डाल कौन रहा है? कौन डाल रहा है वोट? सर पता नहीं, हम लोग भी एजेंट है पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी के। ये आई थी वो वोट देने के लिए। ये जब पता चला अंदर गई कि इनका वोट पड़ चुका है, और पोस्टर वाले थे, न ये विकलांग है, न ये तारिक, सरकारी क्या नौकरी। ये इस तरह की शिकायतें और भी आसपास के किन्हीं बूथों में मिली हैं क्या? जरा पूछिए इनसे। नहीं, देखिए, मैं बता दूं आपको, पहले तो इनसे भी ज़रूर पूछूंगा विशाल कि ये बनारस में भी ये मंजरनामा मैंने देखा कि 3-4 लोगों ने इस अंदाज की शिकायतें की कि साहब हम वोट डालने गए तो हमसे कह दिया गया कि हमारा वोट पड़ चुका है। और देखिए, ये जो मंजरनामा है ये बार बार उभर के सामने आता है। हालांकि अगर गुज़िश्ता इलेक्शन के तनासुब में देखें तो इसमें कमी ज़रूर आई है, लेकिन इस अंदाज की शिकायतें अभी भी आ रही हैं। तो क्या ये इसी बूथ पर है या कहीं और भी आपने देखा है? बहुत जगह हुआ है सर। ये बगल TD कॉलेज बूथ है, इसके बगल मतापुर बूथ है, हर जगह 1, 2, 4, 5 हुआ है। हर जगह लोग शिकायत किए हैं। मैं चूँकि सेक्टर प्रभारी हूँ, लोग फ़ोन कर रहे हैं, लोग संपर्क कर रहे हैं, आके अंदर शिकायत कर रहे हैं। मैं लोगों से संपर्क कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल इनका हुआ है मेरे सामने, एक अभिषेक जी का हुआ है, बगल आए थे।
वो बता रहे हैं कि मेरा भी पोस्टर बैलेट पड़ गया, जबकि इनको देख सकते हैं इनकी उम्र 40-45 साल की है। उनका कोई निशान नहीं, बता रहे हैं बीएलओ वोट पड़ा दिया। बीएलओ के पास गया, बीएलओ कह रहे हैं कि ये जाने, हम लोग मजिस्ट्रेट को फ़ोन लगाया गया है, मजिस्ट्रेट ने देखा जा रहा है। ये बताइए कौन सी सरकारी नौकरी करती है, क्या हुआ इनके देखिए साथ? बुनियादी बात यही है विशाल के कोई सुनने वाला नहीं है जी। अब जिससे शिकायत करिए वो कहते हैं हमने पढ़वाया नहीं, ये जाती है तो कह दिया जाता है कि वोट पड़ गया। तो देखिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेशन को, कहीं ना कहीं ये शिकायतें जानी चाहिए ऊपर तक और इनका संज्ञान लिया जाना चाहिए, इनका नोटिस लिया जाना चाहिए। बहुत हसास मामले हैं ये, और कैसे धूप में लोग निकल के घरों से आ रहे हैं। अब ये खातून ने 10 काम छोड़ के अपने लाइन में लगी और जब पहुंची वहाँ पर तो कह दिया गया आपका वोट पड़ चुका है। तो देखिए एक तो ये कि टेक्निकल खराबी है कि वोट नहीं पड़ सकता, और एक ये कि आपका वोट पड़ चुका है, दोनों में बहुत फर्क है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मंजरनामा है ये कहीं ना कहीं कुछ मनफी इशारे भी दे रहा है जिनको दूर करने की जरूरत है विशाल। जी। अब तो हुररा ये बड़ा अजीब सा ट्रेंड दिखाई दे रहा है, और मतलब इस पे पहले मरहले इसको से ही आप क्या मिसाल नाम देखिए, इसको क्या बिल्कुल। नाम दिया जा सकता है भाई? ईवीएम खराब होता है तो बात समझ में आती कोई है। जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। और इसी तरह के वाकये है जहां पर वोट डालने के लिए लोग गए तो पता चला कि वो तो पहले उनकी डेथ हो चुकी है, उनका वोट है ही नहीं। जिंदा आदमी खड़ा हुआ है लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो तो मर चुके हैं। तो इस तरह के वाकये लेकिन एक बात तारिक खबर ने ये भी कही है कि ये शिकायतें हर जगह 2, 4, 5, 6 मिल रही है, लेकिन गुज़िश्ता साल के मुकाबले कुछ कमी है, जैसा उन्होंने बताया। तो इसका मतलब ये है कि अगर करेक्टिव मेजर्स लिए जाएं तो ये कमी जो है वो और कम की जा सकती है, ये ना के बराबर भी हो सकती है। अगर ये पिछली काम बार किया जाए। ज़्यादा ऐसे मामले आ रहे थे, इस बार कम आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि काम किया जा सकता है, इसमें स्कोप है कि आप चाहें तो इसमें जो है ऐसे केसेस की जो तादाद है वो घट जाए और लोग पूरी तौर पर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर सकें। ये बहुत अहम है। और बिल्कुल, जैसा तारिक, क्योंकि आप जौनपुर में हैं और यहाँ पर पॉलिटिकल इक्वेशन की अगर बात की जाए तो इस बार किस तरह से जो सियासी लड़ाई हो से आप देख पा रहे हैं, क्योंकि 2017 से क्या बड़ा बदलाव इस बार देखने को मिल रहा है? बात की जाती है तो वो सिर्फ एक जवाब देते हैं कि हम तब्दीली चाहते हैं। जी। तो देखिए तब्दीली चाहने का जो मसला है तो ये बड़ा अजीब व गरीब है और बड़ा मतलब खुशकुन भी कह सकते हैं, और इसको कुछ लोग अफसोसनाक भी करार देते हैं। जी। क्योंकि जब लोग तब्दीली की बात करने लगे तो आप ये तसव्वुर कर लीजिए कि कितनी अफसुर्दगी, कितनी मायूसी और कैसे मसाइल से दो चार होंगे वो। सिर्फ उनसे हम कहते हैं क्यों तब्दीली चाहते हैं कि नहीं हमें खुशगवार ज़िंदगी चाहिए, हमारे बच्चों को रोशन मुस्तकबिल चाहिए, हमें तालीमी निज़ाम बेहतर चाहिए, हमें दर दर की ठोकरें नहीं चाहिए। और इवन तारिक, आपने रोशन मुस्तकबिल की बात की, मुस्तकबिल रोशन कितना है या नहीं है वो तो खुद बताएंगे, लेकिन रोशन की जगह राशन तो है। तारिक, राशन पे क्या कह रहे हैं लोग? नहीं देखिए, हाँ देखिए राशन पे भी बड़ा मानी खेज जवाब सामने आ रहा है विशाल। मैं बता दूं आपको, राशन के ताल्लुक से लोगों का इजहार यह है कि हमें 5 किलो राशन देकर हमें बेरोजगार न किया जाए। हम किसी के रहमो करम पर रहने के लिए तैयार नहीं है। हमें रहमो करम या भीख नहीं चाहिए, हमें एक मुस्तहकम मुस्तकबिल चाहिए। हमें मुस्तहकम राशन और रोशन मुस्तकबिल में यही है कि वो इस्तेकाम देखना चाहते हैं। अपने बच्चों के लिए एक ऐसा निज़ाम चाहते हैं जिनमें उनके बच्चे सिर्फ सरकार की तरफ मुँह उठा के राशन की तरफ न देखें, बल्कि उन्हें रोज़गार मिले, अच्छे तालीमी इदारों में जाएँ, उनकी सेहत अच्छी हो, उन्हें बुनियादी सहूलियात फराहम हो। अब आप सोचिए कि पार्लिमानी हल्का था, मैंने 3-4 इलाकों में देखा बनारस के, तो वहाँ पर जो मतलब वज़ीर आज़म का पार्लिमानी हल्का है, वहाँ पीने का पानी की किल्लत है लोगों को। तो आप सोचिए, और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय हुआ है जौनपुर तक का। तो अब मैं देख रहा हूँ पानी कि जो पानी मसाइल तो मुख्तलिफ एक शहरों में जरूरत तो है ही, लेकिन याद तो लोगों को नमक की भी दिलाई जा रही है। हाँ बिल्कुल, नमक की भी याद दिलाई जा रही है। और देखिए एक वीडियो को बार बार वायरल भी किया जा रहा है। तो मैं इनसे पूछता हूँ, ये बड़ा नौजवान तबका हमारे साथ है कि बार बार कहते हैं कि साहब नमक खाया है तो उसका नमक का हक भी अदा किया जाएगा, दूसरे मौजूदात पर भी बात की जाती है। लेकिन आप लोग क्या मानते हैं कि इलेक्शन का बुनियादी एजेंडा नौजवानों की नज़र में क्या है? देखिए नमक और ये राशन जो है ना, ये सिर्फ जुमला है, वो भी सब आज 10 मार्च तक का है। इसके बाद सारी चीज़ बंद। क्या इसके पहले लोग गरीब नहीं थे, लोग नहीं खाते थे, मेहनत नहीं करते? चलिए तारिक, आप हमारे साथ बने रहे, सीधे आजमगढ़ का रुख करेंगे। अभिषेक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आजमगढ़ बहुत हाई प्रोफाइल सीटें हैं, यहाँ पर 10 सीटें हैं पूरे आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। क्या कुछ रुझान अभी तक लोगों का और वोटर्स का है आजमगढ़ में?
जी, यकीनन आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है और पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद चुने गए थे। उसके बाद 19 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां से सांसद चुने गए थे, इसलिए यह सीट आजमगढ़ का और भी हाई प्रोफाइल हो जाता है। चूंकि यह समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, ऐसे में यहाँ 10 विधानसभा सीटें हैं। 2022 चुनाव की बात करें तो यहाँ 2022 के चुनाव में 10 में से 9 समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब हुई थी, जबकि एक सीट पर बसपा का कब्जा हुआ था। इस सीट पर लगातार पिछले 25 सालों से बहुजन समाजवादी का कब्जा बना हुआ है। 2017 की बात करें तो 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 4, समाजवादी पार्टी को 5, बसपा को 4, वहीं भाजपा को 1 सीट मिली थी। लेकिन इस बार का जो समीकरण, अभिषेक, मेरा सवाल ये है कि क्या इस बार आजमगढ़ में दो तरफा लड़ाई नजर आ रही है या फिर कुछ विधानसभा हलकों में ये ट्रायंगुलर बनता जा रहा है, बीएसपी समाजवादी गठबंधन और उधर जो है बीजेपी का इत्तेहाद? जी, यकीनन 10 में से 3 सीटें ऐसे हैं जहां त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है। बाकी 7 सीटों पर कहीं बसपा से सपा लड़ रही है तो कहीं भाजपा से सपा लड़ रही है। जैसे सदर विधानसभा की सीट की हम बात करें तो यहाँ पिछले 40 सालों से सपा के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव अपना कब्जा किए हुए हैं। यहाँ पर उनकी लड़ाई सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गुड्डू मिश्रा से देखने को मिल रही है। वहीं लालगंज की सीट है, वहाँ पर बसपा, सपा और भाजपा के बीच लड़ाई देखने को मिल रही है। वहीं मेहनगर की जो सीट है वहां बीजेपी और सपा से सीधी फाइट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर आजमगढ़ में कई ऐसे सीट है जहां पर सपा बसपा लड़ रही है, कई ऐसे सीट है जहां सपा भाजपा लड़ रही है। दीदारगंज की अगर बात करें तो यहाँ पर उलमा काउंसिल के उम्मीदवार लड़ रहे हैं दीदारगंज, और इसके अलावा मुबारकपुर की बात करें, MIM असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर 2-3 दिन रुके थे और उन्होंने काफी मेहनत की। तो मुबारकपुर और दीदारगंज की इन 2 सीटों को किस तरह से देखा जाए? ये निश्चित तौर पे मुबारकपुर का जो सीट है वहाँ पिछले 25 सालों से बहुजन समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। अखिलेश और सपा की जब लहर थी तब भी समाजवादी पार्टी उस सीट को कब्जा नहीं कर पाई थी, लेकिन लगातार 2 बार से विधायक रहे शाह आलम गुड्डू जमाली, अभी कुछ दिनों पहले जो विधानमंडल दल के नेता भी बसपा के थे वो पार्टी छोड़ दिए थे और सपा के संपर्क में थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। वहाँ से अखिलेश यादव को मैदान में उतारा गया, जिसके बाद शाह आलम गुड्डू जमाली सपा से मोह भंग हो जाता है और AIMM के संपर्क में जाते हैं। वैसे उनको टिकट देते हैं, वहां से शाह आलम गुड्डू जमाली प्रत्याशी हैं। कुल मिलाकर वहां से गुड्डू जमाली एक अच्छे पोजीशन पे हैं। हालांकि वहां पे जो जाति समीकरण है वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी के पार्टी के पक्ष में है, इसलिए गुड्डू जमाली का निकलना तो बहुत ही मुश्किल है वहां पर, लेकिन वो समीकरण को बिगाड़ रहे हैं। दीदारगंज विधानसभा की बात करें तो वहां भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूरी तरीके से समीकरण बना हुआ है और बसपा भी वहां अच्छी फाइट कर रही है, लेकिन जो माइनॉरिटी का वोट है कहीं न कहीं उसे काटने का काम राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रत्याशी उज़ैफा कर रहे हैं, जिसके वजह से कहीं न कहीं वहां पे भी नुकसान देखने को मिल रहा है। चलिए अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे दोबारा से हम अपडेट लेंगे और आजमगढ़ की इन तमाम सीटों पर हमारी भी लगातार नज़र बनी रहेगी। 9 अजला की 54 सीटों पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। यूपी की इंतखाबी जंग का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इन 54 सीटों का कवरेज लगातार न्यूज़ 18 उर्दू पर जारी रहेगा। फिलहाल बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, हाजिर हो जाए।